पॉइंट सोर्स के कारण हमने डिस्कस कर लिया था इंटेंसिटी। हाँ, अब देख लीजिए, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सोलर कांस्टेंट को डिफाइन करना, आपने कहा कि सन है, तो सन तो अर्थ के रिस्पेक्ट में बहुत दूर है, तो हम इसको क्या मानेंगे, अर्थ के रिस्पेक्ट में इस डिस्टेंस को मानेंगे इंफिनिटी। ठीक है, अगर भी इंफिनिटी पे कोई भी सोर्स रखा हुआ है तो जो भी आपकी रेज आ रही होंगी वो पैरेलल आ रही है। तो रेज अगर पैरेलल आ रही हैं तो इसका मतलब इंटेंसिटी क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, अब इस पोजीशन पे इंटेंसिटी कहते हैं, पावर की पहले बात करते हैं। पावर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, स्टीफेंस लॉ ने क्या बताया था, ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सन के बारे में बात करें तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और टी एस कितना हो जाएगा, 0। तो ये कितना हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू ए सिग्मा टी की पावर 4, जो भी सन का टेम्परेचर है। ठीक, इस पोजीशन पे अगर आपको इंटेंसिटी डिफाइन करनी है तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू, देखिए, एनर्जी पर यूनिट एरिया, मतलब कि सिंपल पावर पर यूनिट एरिया। ये था जो हम लोग जनरलाइज कर रहे थे, तो ये लिखा था ना लास्ट टाइम पे इंटेंसिटी। तो यहाँ पे अगर मेरे को इंटेंसिटी डिफाइन करनी है तो यहाँ पे जो आर होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस, ये होगा ना। लास्ट टाइम पे पॉइंट सोर्स के लिए मैंने बताया था, पॉइंट सोर्स है तो जो इमेजिनरी एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, तो वही है कि एक पॉइंट सोर्स है, अर्थ बिल्कुल डी डिस्टेंस पे है, तो एक आपका क्या है, इमेजिनरी स्फीयर है। तो यहाँ पे जो अगर मेरे को इस वाले पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है तो पावर पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पे आर की जगह क्या आएगा, डी, अगर मैंने डी माना हुआ तो। ठीक, तो यहाँ पे आपने निकाल लिया कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया। पावर कितना है, ए सिग्मा टी की पावर 4 डिवाइडेड बाई एरिया, इसी को कहते हैं सोलर कांस्टेंट। ठीक है, नोट कीजिए। हो गया, एरिया कितना होगा सन का, 4 पाई सन का रेडियस स्क्वायर इंटू टी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 पाई डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत यूज आएगा क्वेश्चन में। सोलर कांस्टेंट इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई डी का होल स्क्वायर इंटू टी की पावर 4। सिग्मा है, सिग्मा है। अगर क्वेश्चन में इंटेंसिटी दी हुई है
इमिसिविटी भी कर लीजिएगा, ठीक है, मैंने 1 माना। अगर नहीं दिया हुआ तो हम लोग 1 मानेंगे, अगर दिया हुआ तो ले लीजिएगा जो भी दिया। हाँ, तो इसके इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे ना न्यूमेरिकल में, जो शीट एक बार देखिएगा, इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे न्यूमेरिकल। अब देखिए स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, मैंने कहा कि अगर कोई भी बॉडी है अपने सरफेस टेम्परेचर के कारण एनर्जी रेडिएट करते हैं, अगर ये एनर्जी रेडिएट कर रही है तो हमें पता है कि जो रेडिएशन होता है वो क्या होता है, ईएम वेव्स। ईएम वेव्स में आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा, है ना, ये रेडियो एक्टिव, उसके बाद आपका यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्सरेज, ये सब क्या आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट के क्या है, वो है आपका सीरीज है। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो भी रेडिएशन हो रहा है इसमें जो वेवलेंथ होगा वो कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ वाला रेडिएशन होगा कि सभी वेवलेंथ होंगे? सभी वेवलेंथ है इसमें, ठीक है। तो ये जो रेडिएशन हो रहा है इसमें सभी वेवलेंथ मौजूद है 0 से लेके इंफिनिटी तक, क्योंकि रेडिएशन हम लोगों ने क्या कहा था, रेडिएशन का मतलब ईएम वेव्स, ठीक है। तो आप लोग जो स्पेक्ट्रल पढ़ते हैं वो 0 से लेकर इंफिनिटी तक अलग अलग डिफाइन करते हैं कि लैम्डा की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो वो रेडियो एक्टिव की तरफ बढ़ रहा है, अगर लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी हाई हो रही है, तो एक्सरे और हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, ठीक। तो मैंने यहाँ पे कहा कि जो भी आपके रेडिएशन हो रहा है इसमें सभी वेवलेंथ मौजूद है 0 से लेकर इंफिनिटी तक। हम लोग यहाँ पे बात करें स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल का मतलब आप लोग ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन देखते हैं ना कि अगर हमारा सेकंड लेवल से फर्स्ट लेवल पे जंप किया, थर्ड लेवल से फर्स्ट लेवल पे जंप किया, थर्ड से सेकंड पे जंप किया, तो यहाँ पे रेडिएशन निकलता है। तो हम लोग अलग अलग फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन लाइक एटम में आपको स्पेक्ट्रल मिलते हैं, ऐसे कई सारे लाइंस मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लाइंस है ये किस चीज को डिनोट करती है? केमिस्ट्री का पोर्शन है, एटम स्ट्रक्चर में आप लोग पढ़ते हैं ये वाला पार्ट। ये है क्या स्पेक्ट्रल लाइंस, ये है क्या, वो है क्या? जो ट्रांजिशन होता है सर उसकी जो एनर्जी निकलती है तो मेरे को ये ऐसे लाइंस क्यों नजर आते हैं, क्वेश्चन ये है। ऐसे स्पेक्ट्रल लाइंस नजर आती है ना, ये ऐसे ऐसे बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइंस नजर आती हैं, तभी तो हम लोग पढ़ते हैं ये। वो है क्या, क्या नंबर ऑफ वेवलेंथ, ये स्पेक्ट्रल लाइंस हैं क्या? मैं जब लैब में एक्सपेरिमेंट करता हूँ तो मेरे को ये चीज बकायदे स्क्रीन पे नजर आता है, तो ये है क्या? हम्म, और अच्छे से डिफाइन कीजिए, सही कह रहे हैं, वो तो डायग्राम में दिखाते हैं ब्लैक। देखिए सिंपल, जो हमारी जो भी स्पेक्ट्रल लाइन है ये फ्रीक्वेंसी रहता है ग्राफ, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लिख दिया। तो आपको पता है कि जो ट्रांजिशन हो रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि n इज इक्वल टू 2 से 1 पे हो रहा है, n इज इक्वल टू 3 से 1 पे हो रहा है, n इज इक्वल टू 4 से 1 पे हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारी एक सीरीज हमने नाम दिया इसका, ठीक। तो ये जब आपका यहाँ से यहाँ जंप हो रहा है तो हर एक के बीच में एक एनर्जी डिफरेंस होता है, ठीक है। और वो एनर्जी डिफरेंस को हम लोग किसके इक्वल लगते हैं, एच म्यू ना। तो यहाँ पे जो एनर्जी निकलती है तो उसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी मान लीजिए डिफाइंड है आपकी
कि मैंने कहा कि अगर 2 से 1 में हो रही है तो कौन सी फ्रीक्वेंसी की डिफाइंड है, ठीक। अगर 4 से 1 हो रही है तो हमारी फ्रीक्वेंसी डिफाइंड है। अगर वो फ्रीक्वेंसी विजिबल रीजन में आएगा तो हमें अलग अलग बैंड्स नजर आते हैं, ठीक है। अगर वो फ्रीक्वेंसी हमारी विजिबल रीजन में नहीं है तो हमें वो बैंड्स नजर नहीं आते, ठीक है। तो स्पेक्ट्रल लाइन सही है, तो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है। तो उसमें थोड़ी सी फिजिक्स भी अप्लाई करेंगे, अभी आप लोग केमिस्ट्री केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं। तो मैंने बात किया तो यहाँ पे स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर का मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पे जो रेडिएशन हो वो 0 से लेकर इंफिनिटी तक सभी रेडिएशन है यहाँ पे। यहाँ पे जो भी फ्रीक्वेंसी, जैसे यहाँ पे एटम में हम लोग बात कर रहे थे, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो व्हाइट लाइट है, अभी आपको व्हाइट लाइट है ना, सन रेज क्या है, व्हाइट रेज है, ठीक है। व्हाइट लाइट है लेकिन उसमें आपके 7 कलर्स मौजूद होते हैं, ठीक। तो 7 कलर्स है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी आपकी 3200 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7200 एंगस्ट्रॉम तक है पूरी, सभी वहां पे सभी लैम्डा मौजूद है वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर एक आयरन बार को मैं गर्म कर दूं, कैसा कलर हो जाता है, रेड, क्यों, रेडिएशन, हाँ। मेरे को रेड क्यों नजर आ रहा है, येलो भी हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेडिएशन है, जैसे कि मैंने कहा कि जब आपने लोहे को गर्म किया तो वो जो एनर्जी लिबरेट कर रहा है, मैंने मान लिया कि पर सेकंड एनर्जी लिबरेट कर रहा है 100 जूल, ठीक है। अब इस 100 जूल को मैंने 0 से लेके इंफिनिटी तक जितने भी लैम्डा थे हर एक में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैंने कहा कि वो जो 1 मीटर वाला लैम्डा था उसको मैंने 0.001 जूल दे दिया। जैसे आप लोग हैं, अलग अलग लैम्डा है, ठीक है। लैम्डा 1 लैम्डा 2 ऐसे हर एक वेवलेंथ वाले लैम्डा मौजूद है यहाँ पे हमारे पास। तो मैंने क्या किया, 100 जूल को हर एक में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक। अब 100 जूल को मैंने हर एक में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इसमें से जिसके पास मैक्सिमम एनर्जी थी, मतलब कि जिसके पास मेरे पास ज्यादा एनर्जी दी थी मैंने, तो मैंने कहा कि मान लीजिए रेड कलर है, इसको मैंने ज्यादा एनर्जी दी आप सबके कंपैरिजन में, ठीक है। तो एनर्जी जब निकल रही है तो आप सभी वेवलेंथ निकल रहे हैं यहाँ से सभी वेवलेंथ बाहर निकल रहे हैं, लेकिन उसमें से इनकी जो एनर्जी थी वो सबसे ज्यादा थी आप सबके कंपैरिजन में, और ये इत्तेफाक से विजिबल रीजन में भी लाई कर रहे थे, इसलिए मेरे को रेड नजर आता है। आगे समझ में, यहाँ पे भी लिबरेट हो रहा है रेडिएशन, हमें नजर नहीं आ रहा। हाँ 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 हाँ। अब इतना नहीं पता क्या हो गया था। ये रीजन नहीं है, ये रीजन नहीं है। हाँ तो हम लोग बात करेंगे, मैंने सोचा कि शायद आता होगा इसलिए मैंने रुक गया, ठीक है। अभी हम लोग मॉडर्न फिजिक्स इसी पे बेस्ड है पूरी, ठीक। तो पहले तो लिखिए, जो भी रेड हॉट आयरन बार का एग्जांपल लिया था कि हमें वो रेड कलर क्यों नजर आ रहा है, उसमें लैम्डा सभी मौजूद है लेकिन वो रेड नजर आ रहा है, क्यों, क्योंकि जो रेड कलर वाला वेवलेंथ था उसके पास एनर्जी ज्यादा थी, इससे वो मेरे को विजिबल हो रहा है। अब वो क्या था, इसमें भी आ रहा था विजिबल रीजन में। हो सकता था कि मैं कहूँ कि एक्सरे वाला जो वेवलेंथ था उसके पास एनर्जी सबसे ज्यादा होती, ठीक, लेकिन वो विजिबल रीजन में नहीं आता तो मेरे को वो नजर नहीं आता। वो कुछ नहीं, वो तो मैं ट्रांजिशन एटम के बारे में समझा रहा था।
आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? वो अलग को दो चीजों को मिक्सअप कर रहे हैं। मैं यहाँ पे बोला हूँ कि रेडिएशन हो रहा है और रेडिएशन में सभी लैम्डा मौजूद है। तो मैंने एग्जांपल लिया जैसे कि आप लोग सभी लैम्डा है, ठीक है। मैंने कहा कि रेड कलर वाला लैम्डा था, मैंने 100 जूल दे दिया आप सभी लोगों को, ठीक है। लेकिन इनके पास एनर्जी कितनी पहुंच गई? 40 जूल, और जो 60 जूल था वो आप सब में बटा हुआ है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी लेके ये निकल रहे हैं बाहर, और ये विजिबल रीजन में भी आ रहे हैं, इसलिए मेरे को नजर आ रहा है। दिख रहा है मेरे शरीर से भी रेडिएशन हो रहा है, तो दिख रहा है क्या निकलता हुआ? ठीक है ना, वो विजिबल रीजन में आएगा तब मैं देख पाऊंगा, अदरवाइज नहीं देख पाऊंगा। अब इसी का ग्राफ अगर हम लोग बनाएं लैम्डा और ई लैम्डा का, ई लैम्डा क्या डिनोट कर रहे हैं कि पर्टिकुलर लैम्डे के पास कितनी एनर्जी है, ठीक है। तो मैंने कहा कि जो टोटल एनर्जी थी हर एक में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कुछ ऐसा ग्राफ है। जो ये वाला था इसके पास कम है, इसके पास ज्यादा है, इसके पास ज्यादा है, लैम्डा हर एक लैम्डा के लिए अलग अलग एनर्जी है ना। और जिस लैम्डा के पास मैक्सिमम एनर्जी थी उसको मैंने लैम्डा एम कहा, ठीक है। अगर ये लैम्डा एम विजिबल रीजन में होगा तो वो मेरे को नजर आएगा, अदरवाइज नजर नहीं आएगा। दो चार चीजों को क्यों जोड़ रहा है, खुद ही कंफ्यूज होंगे। और किसी ने थ्योरी तो पढ़ी नहीं होगी अच्छी बात, मुझसे पढ़ी है, मिला ही नहीं। कंटेंट में जितना थर्मल प्रॉपर्टी जो दिया होगा उसी में है कंटिन्यूएशन में। चलिए, अब मैं बोला हूं कि इसके अंदर जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व, वो क्या डिनोट कर रहा है? हाँ सही है, ई लैम्डा डी लैम्डा, ये तो हो गया एरिया। जैसे हम लोग एरिया क्या लिखते हैं, ये वाई और ये एक्स एक्सिस, तो हम लोग क्या लिखते हैं, वाई डी एक्स ना, इंटीग्रेशन। तो वैसे मैंने लिखा कि वाई क्या यहाँ पे ई लैम्डा, और ये लैम्डा की जगह हमने क्या लिया, डी वाई, मतलब कि एक स्मॉल स्ट्रिप ले ली, ये हो गया ना एरिया इसका। अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो ये टोटल एरिया क्या बता रहा है, टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी किसके इक्वल है, इमिसिव पावर। देखो बेसिक डेफिनेशन में जाइए, इमिसिव पावर ये डिफाइन किया था आपने, energy released due to the surface temperature of the body divided by per unit area per unit time. और ये क्वेश्चन मेंस में आया था कि एक ही चीज को डिनोट करता है इंटीग्रेशन, ठीक है। लास्ट विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, अब देखिए विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले एक बार कोई सी भी एक बॉडी ले ली, ए बॉडी ले ली, इसको रखा 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ये है, मान लीजिए इसका टेम्परेचर है आपका 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक। इस 30 डिग्री सेल्सियस पे ये रेडिएशन कर रहा होगा, और उसके लिए इन्होंने ग्राफ बनाया, ठीक। और देखा लैम्डा एम निकाला इसके लिए, और टी पहला रिलेशन। अब इसी बॉडी को इसने क्या कर दिया, कहा कि इसको मैंने कर दिया 31 डिग्री सेल्सियस, सेम बॉडी को। फिर रेडिएशन देखा और उसमें देखा कि लैम्डा एम क्या आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इसी को कर दिया इसने, मतलब कि अलग अलग टेम्परेचर पे किया सेम बॉडी को 32 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक। तो सेम बॉडी का टेम्परेचर ये अलग अलग पे लैम्डा एम निकाल रहा है हर एक के लिए,
कि हर एक में लैम्डा एम क्या आ रहा है, और इनको एक बहुत एक अच्छा रिलेशन मिला कि लैम्डा एम इंटू टी हमेशा कांस्टेंट मिल रहा था। ठीक है, यही है विल्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अगर इस कांस्टेंट की बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं बी, और ये होता है 0.282 सेंटीमीटर केल्विन। वैसे इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसी से रिलेशन पे क्वेश्चन आता है। सेंटीमीटर केल्विन। अब देखिए इसका वर्ड इसने डिस्प्लेसमेंट क्यों यूज किया। मैंने कहा ई लैम्डा और लैम्डा के बीच में ग्राफ बनाया, ये मिला। मैंने कहा ये T1 टेम्परेचर पे मिला मेरे को, लैम्डा 1। ठीक है, मैंने टेम्परेचर चेंज किया और मेरे को ये ग्राफ मिला T2 लैम्डा 2। कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा? क्यों? T2। अभी आपने क्या कहा, लैम्डा एम इंटू टी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। अगर टी को इंक्रीज करूं तो लैम्डा एम क्या होगा? डिक्रीज। तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 में किसकी वैल्यू छोटी है? लैम्डा 2। इसका मतलब टेम्परेचर T2 विल बी ग्रेटर देन। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है लेकिन क्वेश्चन बहुत आते हैं। फ्लूइड की शीट कीजिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं शीट में, थोड़े मोड़े नहीं, बहुत अच्छे हैं। जैसे मैं बोला फ्राइडे को हम लोग फ्लूइड डिस्कस करेंगे, आईटी वाला। नहीं नहीं, उसी बॉडी की एनालिसिस की गई। चलिए चैप्टर क्लोज। केटीजी डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेस हो जा रहा है ना, टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं तो शिफ्ट हो जा रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट लॉ कहा गया। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस केमिस्ट्री में पढ़ा है? चलिए फिर आपको ज्यादा जवाब देंगे। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, है ना? चलिए, तो पीवी इज इक्वल टू एन की जगह मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं P इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 1 अपॉन m RT, तो m अपॉन वॉल्यूम, m क्या डिनोट कर रहा है? टोटल मास। तो m अपॉन v क्या हो जाएगा? डेंसिटी। ठीक है, प्रेशर वेरिएशन विथ हाइट। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो डेंसिटी इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है? क्यों? मेरा तो पहला क्वेश्चन है, आप लोग तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच जा रहे हैं। पहले को तो कंप्लीट कीजिए। मेरा ये क्वेश्चन है कि ऊपर जा रहा हूं तो डेंसिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? क्यों? फिर से अभी प्रेशर के तो बाद में बात करेंगे, पहले डेंसिटी डिसाइड करेंगे तब तो प्रेशर डिसाइड होगा। दोनों में से कोई डिसाइड नहीं, लेकिन एक दूसरे से कोरिलेट करने में लगे हुए हैं।
तो जैसे कि अगर मैं ऊपर की तरफ बात करूं, तो जैसे जैसे मैं ऊपर जाता रहूंगा तो जितने भी हैवी पार्टिकल्स होंगे वो तो नीचे आ जाते हैं ना, ठीक है। तो हैवी पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो नीचे हो जाते हैं। तो ऊपर की तरफ अगर मैं जा रहा हूँ तो लाइट पार्टिकल्स हैं, तो इसका मतलब डेंसिटी क्या होती जाएगी, ऊपर की तरफ जाएंगे तो डिक्रीज। और डेंसिटी मतलब कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, इसलिए मैं कहता हूँ कि ऊपर की तरफ मूव करूंगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। इंजीनियरिंग वालों का एक और चलेगा सिलेबस खत्म होने के बाद, 15-20 दिन की क्लास, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो बच्चों बच्चों वाली चीजें पढ़ रहे हैं। क्योंकि सभी चीजें अभी बता दूं नीट वाले सो जाएंगे, मेरे को सबका ध्यान रखना है। अब अगर मैं प्रेशर के बारे में बात कर रहा हूं, मेरे को निकालना है प्रेशर एट ए हाइट ऑफ वाई, वाई के करस्पॉन्डिंग प्रेशर कैसे डिक्रीज हो रहा है, ये रिलेशन निकालना है। पी एज अ फंक्शन ऑफ वाई, कैसे सोचा जाए, मैकेनिक्स पढ़ चुके हैं। हाँ, रिलेशन थोड़ी ना, रिलेशन थोड़ी ना चाहिए, रिलेशन तो मेरे को ही पता है, करेंगे कैसे। तो इसका सर मान लीजिएगा डीएम डीएम और रो लिख देंगे, रो जी बाय ये लिखेंगे सर, एक आसानी का बात है। चलिए मैं केमिस्ट्री में नहीं जाऊंगा। डीएम रो जी वाई, ये है क्या, ये प्रेशर है। डीएम ले रहे हैं, डेंसिटी ले रहे हैं, तो वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम इंटू जी इंटू वाई, ये क्या होता है, तो कोई है ही नहीं, पता ही नहीं चला मेरे को है क्या ये। अरे मैट्रिक्स लगाई ना थोड़ी सी। मैं देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, वाई हाइट के ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको ये चीज तो पता चल गई कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, तो जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा डेंसिटी कम हो रही है, इसका मतलब प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए। तो आपने कहा कि इस वाइड डिस्टेंस पे प्रेशर कितना है, पी, ठीक। अब मैं ऊपर की तरफ मूव किया तो इस वाले पॉइंट पे प्रेशर कितना है, P प्लस डीपी, थोड़ा सा प्रेशर चेंज हो जाएगा, ठीक। तो ये जो डीपी की वैल्यू होगी पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, नेगेटिव, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। चलिए अब मैं इस वाले लोकेशन पे आ गया, सिंपल ये समझिए एक मास है ये, ठीक। इस पे फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ mg, अगर सिर्फ और सिर्फ mg लगता तो ये तो नीचे आ जाता, तो ऊपर तो एयर पार्टिकल्स रहते ही नहीं कभी भी, लेकिन एटमॉस्फेयर में तो पूरा एयर फैला हुआ है ना काफी दूर तक। इसका मतलब ये जो डीएम एलिमेंट है ये रेस्ट पोजीशन पे होना चाहिए, अगर रेस्ट पोजीशन पे है इसका मतलब इस पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। मेरे को एक फोर्स तो ये नजर आ रहा है, तो नेट फोर्स जीरो कैसे करूं। यहाँ पे आपने कहा प्रेशर कितना है, पी, तो ये प्रेशर इस पे फोर्स लगा रहा होगा प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है। ऊपर प्रेशर कितना है, P प्लस डीपी, ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा P प्लस डीपी इंटू नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। अब कीजिए नेट फोर्स जीरो कैसे करेंगे, तो आपने लिखा नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा है, P प्लस डीपी इंटू ए इज इक्वल टू ऊपर की तरफ फोर्स क्या लग रहा है, एक और है यहाँ पे dm इंटू जी, ये तो है नीचे की तरफ फोर्स, इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, नीचे वाला फोर्स,
P इंटू ए। आया समझे? यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, डीएम मास को क्या लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो आपने कहा कि डेंसिटी रो है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, इसका एरिया ए और इंटू थिकनेस इंटू जी। पी ए प्लस डी पी इंटू ए इज इक्वल टू पी ए, यही आएगा। तो यहां पे देखिए ए कॉमन लेके आपने कैंसिल कर दिया, ठीक। इसको क्या लिखेंगे, रो डी वाई जी इज इक्वल टू माइनस डी पी। अब क्या करूं इसके आगे, P इज इक्वल टू रो आर टी बाई एम। ये कैसे लिख सकता हूँ, एक और वेरिएबल टी आ जाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है एटमॉस्फेयर का, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट कह रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, रो इज इक्वल टू पी एम डिवाइडेड बाई आर टी जी इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस डी पी। अब ठीक है, आगे कीजिए कीजिए, यहां तक समझ में आ गया। नीट वाले रिजल्ट को याद रखिए, कभी जो रिजल्ट निकलेगा। सिंपल से इंटीग्रेट करना तो आंसर आ जाएगा। समझ नहीं आया, क्या नहीं आया, कहाँ पे नहीं आया समझे, बोलिए। मैंने एक स्मॉल एलिमेंट दे दिया डी वाई थिकनेस का, तो इस पे फोर्स नीचे कितना लग रहा होगा, डीएम इंटू जी। ये वाला प्रेशर ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, इसको ऊपर वाला प्रेशर नीचे फोर्स लगाएगा, तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0, वही किया। और उसके बाद ये लिखा मैंने बस, ठीक है। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, पी को इधर ले जाइए, एम इंटू जी डिवाइडेड बाई आर टी इंटू डी वाई माइनस डी पी डिवाइडेड बाई पी, इंटीग्रेशन। जब y की वैल्यू 0 है, प्रेशर क्या लिखूंगा, पी नॉट 180 एम, ठीक है। अब अगर हम लोग किसी हाइट y पे जा रहे हैं तो प्रेशर कितना हो गया, p। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, यही होगा ना। अब ln को खोल दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, p डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू e की पावर माइनस एम जी डिवाइडेड बाई आर टी इंटू वाई। तो p इज इक्वल टू पी नॉट e की पावर माइनस एम जी डिवाइडेड बाई आर टी इंटू वाई, मतलब कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। और ये क्वेश्चन एक बार पीएमटी में पूछा गया था,
कि अगर हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्रेशर लीनियरली डिक्रीज होता है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता है, लॉगरिथमिक डिक्रीज होता है या कांस्टेंट होता है। तो बस आपको रिलेशन याद रखना है कि कैसे डिक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। अरे टी कांस्टेंट है, वो तो मैं ऐसे बोल रहा था कि आप लोग क्या जवाब देते हैं, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने दे दिया। ठीक है, टी कांस्टेंट है। अब हाँ, अब एक और यहाँ पे आयुष कह रहे थे कि ये dp तो नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे तो ये प्लस आ जाता है, तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाता है। आ गया समझ? मैं सभी चीजों को ले लेता है, मैं पहले से क्या क्या ला रहा हूँ, दो दो बार पुट कर देंगे तो देखिए रिलेशन ही उल्टा आ जाएगा, आप इंक्रीज कर देंगे प्रेशर को। इसके बाद हम लोग एसएचएम वेव स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स में सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरे को ये लगता है, एसएचएम और वेव। इसमें मैं बोला कि एक बार हम लोग 3 चैप्टर आप लोगों को एक बार फिर से बताना है, फिर से क्या मतलब कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवानी है और फ्लूइड्स का। हाँ तो वही तो बोला, पहले सेकंड पार्ट को मैं मजबूत करूं, मैं बाबा इतने दिनों से कह रहा हूँ। ठीक है, तो पहले सेकंड पार्ट पहले फ्लूइड्स करेंगे, एसएचएम वेव में आप लोगों की थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लास लूंगा सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, न्यूमेरिकल में एक दो कॉन्सेप्ट है उसी साथ ही बता दूंगा। ठीक है, एसएचएम वेव ये और केटीजी में कुछ अलग थोड़ा सा, आप लोगों को वैसे भी एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर क्लास करनी है तो आईटी वालों से बैठ सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कह रहा है कि नहीं आप लोगों का सिलेबस खत्म हो गया अब आप लोगों की क्लास नहीं मिलेगी, जितने दिन तक ये लोग पढ़ रहे हैं उतने दिन तक बैठ के पढ़िए। ठीक है, लेकिन क्षमता हो तब, ऐसा नहीं कि जो पढ़ा हुआ है आज ज्यादा पढ़ने के चक्कर में पहला वाला पढ़ा हुआ छोड़ दिया, क्या फिजिक्स नहीं हो रही। ठीक है, नीट लो लेवल का आता है, मैं बाबा बोल रहा हूँ, उसमें आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट ज्यादा है और प्रैक्टिस के लिए इतना फंडा मेरे पास बहुत है। ठीक है, तो हम लोग जो 10-15 दिन की क्लास लेंगे वो एडवांस लेवल की लेंगे 11th की। हो गया, नोट हो गया। होमवर्क के लिए क्वेश्चन, एक ट्यूब है जिसमें गैस भरे हुए हैं, इसका मोलर मास आपको m नॉट दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स n है और इसकी लेंथ आपकी l है, इसको मैं ओमेगा से रोटेट कर रहा हूं, तो प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ x, किसी भी x डिस्टेंस पे प्रेशर क्या होगा। सेम कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने एक रॉड का क्वेश्चन किया था, टेंशन का कॉन्सेप्ट लगा। ठीक है, यहाँ पे टेंशन की जगह प्रेशर है। ठीक है, ट्राई कीजिएगा एक बार उस कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़िएगा फिर इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा। नोट कर लिया, हो गया नोट। चलिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से सबसे पहले हम लोग कुछ एजम्पशन पढ़ते हैं कि क्या क्या एजम्पशन हम लोग मानते हुए चल रहे हैं। पहला, मोनो एटॉमिक गैस के लिए सभी पार्टिकल्स के शेप क्या हैं, आइडेंटिकल।
एंड स्फेरिकल। ठीक है। दूसरा, देयर इज, लिखते जाइए आप लोग, पहले ये फर्स्ट पॉइंट लिखिए फिर सेकंड पॉइंट जाइए। देयर इज नो इंटरेक्शन, देयर इज नो इंटरेक्शन between particles of gases, there is no interaction between particles of gases, so we assume potential energy zero. Hence, internal energy of gas is equal to, hence, internal energy of gas is equal to kinetic energy. Next, all collisions are considered to be, all collisions are considered to be elastic within particles, within particles and between particles and wall of the container, between particles and wall of the container. Next, PV is equal to nRT में ये V क्या होता है? एक्चुअल में क्या है? ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो क्योंकि जो आपके गैस के पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हैं, तो गैस के पार्टिकल्स का वॉल्यूम हम लोग क्या मानते हैं? नेग्लिजिबल है। अगर गैस के पार्टिकल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है तो वॉल्यूम ऑफ फ्री स्पेस किसके इक्वल होगा? नेक्स्ट, जैसे कि मान लीजिए गैसेस पार्टिकल है, इसको मैंने थ्रो किया v वेलोसिटी से, तो ग्रेविटी के कारण तो ये ऐसा लेना चाहिए ना, प्रोजेक्टाइल मोशन। सिंपल, किसी भी पार्टिकल को अगर मैं थ्रो कर रहा हूं तो वो क्या लेगा? आपका प्रोजेक्टाइल मोशन लेगा। ठीक, लेकिन हमारे पास ये जो डेविएशन है, ये अपने पास से डेविएट हो गया ना, इस पार्टिकल को स्ट्रेट जाना था लेकिन ये नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, तो ये जो डेविएशन है, आइडियल केस में इसको क्या मानते हैं? क्यों? एक तो मास किसी भी गैसेस पार्टिकल्स का बहुत कम है। ठीक, अगर मैं मास को भी ले लेता हूँ, अगर मास कम है तो उसके कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg, इसकी वैल्यू बहुत कम होगी। ठीक है, तो ये पाथ को डेविएट नहीं कर पाएगा। और दूसरा कि जो गैसेस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है, जैसे कि मैंने ये कहा पेन है, अगर मैं इसको धीरे से फेंकूं तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन लेगा। ठीक है, अगर मैं इसको बहुत तेजी से फेंकूं तो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, वॉल से टकराएगा। तो इसकी स्पीड क्या होती है? काफी हाई होती है गैसेस पार्टिकल्स की। लिख लीजिए कि डेविएशन जीरो क्यों है, दोनों रीजन मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, अभी आपने लिखा PV इज इक्वल टू nRT, इसमें आपने लिखा m डिवाइडेड बाई मोलर मास इनटू RT। अब यहाँ पे मैं m को लिख रहा हूँ n, इसको m टोटल ले लेता हूँ।
इंटू स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या है? मास ऑफ ईच पार्टिकल। ठीक है, और ये n क्या है? एवोगैड्रो नंबर। ठीक, तो मैंने कहा कि यहाँ पर अगर टोटल मास है तो टोटल मास का मतलब जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे हर एक का मास। मैंने एक पार्टिकल का मास स्मॉल m मान लिया, तो टोटल मास कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू RT। तो यहाँ से n डिवाइडेड बाय v, n डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू p m नॉट डिवाइडेड बाय RT। तो n अपॉन v का मतलब क्या हुआ? n क्या बता रहा है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और ये v क्या? वॉल्यूम। इसको हम लोग क्या कहते हैं? नंबर डेंसिटी। आइडियल गैस के लिए नंबर डेंसिटी हाई होनी चाहिए कि लो, और क्यों? क्यों? तो उल्टा क्या है? ध्यान से सोचिए। कम होगा तभी एजम्पशन सभी वैलिड होंगे। ज्यादा कर देता तो आपने एजम्पशन को ही नेग्लिफाई कर दिया। तो वॉल्यूम ऑफ फ्री स्पेस क्या रह जाएगा? अभी आपने क्या कहा कि आइडियल गैस इक्वेशन के लिए नंबर डेंसिटी क्या होनी चाहिए? लेस। अगर ये ज्यादा होता, ठीक है, लेस है, लेस है इसका मतलब मैंने कहा कि ये आपका गैस चैम्बर है, इसमें आपके 100 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो इस गैस चैम्बर में जो पार्टिकल का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है। लेकिन अगर इसी में मैं 1 करोड़ पार्टिकल्स डाल दूं तो मैं नेग्लिफाई नहीं कर पाऊंगा। फ्री स्पेस का वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर नहीं कह पाऊंगा, ठीक है। और बहुत ज्यादा पार्टिकल्स अगर इसके अंदर हो जाएंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को भी नेग्लिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि पार्टिकल बहुत पास पास आ जाएंगे, ठीक है। तो वहां पे हम लोग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को नेग्लिफाई नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी को जीरो नहीं कह सकते, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी आपकी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों आ जाएगी। इसलिए आइडियल कंडीशन में नंबर डेंसिटी क्या होनी चाहिए? लेस। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। फिजिक्स में बाबा बोल रहा हूँ कि एंट्रोपी से रिलेटेड क्वेश्चन अब आएंगे, मेरे से मत पूछिएगा, ये जो आपको जो कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री वाला उसी से कीजिएगा, ठीक है। मेरे को एंट्रोपी के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, केमिस्ट्री वाले सर से पूछिए। एक ही कॉन्सेप्ट कीजिए, फिजिक्स पे तो चल रहा है, ये केटीजी उसी का पार्ट है, ठीक है। हो गया? नोट कर लिया? एवरेज प्रेशर on the wall of container। अब मैं जो डेरिवेशन कर रहा हूँ वो किसके लिए कर रहा हूँ? मोनो एटॉमिक गैस के लिए। मैं एक पार्टिकल के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक चैम्बर है, इसके अंदर एक गैस का पार्टिकल है। अब ये तो तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी तीनों डायरेक्शन में इक्वल है कि अलग अलग है? इक्वल है ना तीनों डायरेक्शन में। तो आपने कहा कि ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वाई डायरेक्शन में भी और आपका जेड डायरेक्शन में भी।
तो आपने कहा कि इसकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में आपने मान लिया, ठीक। मैं यहां पर ये कंटेनर के वॉल्स हैं, याद कीजिए जब हम लोग वर्क पावर एनर्जी पढ़ रहे थे तो उस समय एक कॉन्सेप्ट बताया था एवरेज फोर्स का। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मैंने कहा था कि एवरेज फोर्स जब भी वर्ड आएगा तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को एवरेज फोर्स निकालना है। मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए कंटेनर को कैसा मान रहा हूँ, क्यूबिकल, या आपने कहा कि क्यूबिकल शेप का कंटेनर है और इसमें कोई भी गैसेस पार्टिकल है तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है इक्वल प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। मैं एक पार्टिकल के बारे में बात कर रहा हूं। मैंने कहा कि मैं इस वाले वॉल पे कितना फोर्स लगेगा इस सिंगल पार्टिकल की वजह से वो निकालना चाहता हूं, ठीक है। एवरेज फोर्स ऑन दिस वॉल ड्यू टू वन पार्टिकल, कैसे निकालूं, एवरेज फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम, मैंने कहा कि जितने भी कोलिजन होंगे वो सभी कोलिजन क्या है, इलास्टिक। तो अगर वो vx वेलोसिटी से टकरा रहा है तो ये क्या होगा, vx वेलोसिटी से वापस भी जाएगा। तो इसका मास मैंने मोनो एटॉमिक का कितना माना हुआ है, स्मॉल m, ठीक है। तो इसका जो मोमेंटम होगा, चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल टू mvx माइनस ऑफ माइनस mvx, यही होगा ना, ठीक। तो ये जो चेंज इन मोमेंटम है वही क्या है, फोर्स, इतना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, वॉल से टकरा रहा है। लेकिन हमें किसके बारे में बात करना है, 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कैसे निकालें, तो अब आप लोग शांत रहिए, सुनिए, आधा आधा बोल के चुप हो जाते हैं। देखिए ये पार्टिकल है, ये यहां से आया, टकराया, फिर ये पार्टिकल आया, टकराया। मैं इस वाले वॉल के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वाले वॉल के बारे में बात करूं तो ये पार्टिकल गया, फिर टकरा के आया, ठीक है, फिर दोबारा टकराएगा ना, ठीक। तो जब टकरा के वापस आ रहा है तो कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है, मतलब कितना फोर्स लगा रहा है, कितने टाइम में लगा रहा है, कितनी डिस्टेंस कवर की, 12, और स्पीड कितनी थी, तो टाइम कितना लेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन मेरे को कितने टाइम के लिए बात करना है, तो 1 सेकंड में कितनी बार कोलिजन हो रहा होगा, यूनिटी मेथड लगाइए, कीजिए कीजिए, मेरे को कोई नहीं बोलेगा, अपनी कॉपी भी करेंगे। ये टाइम इंटरवल है बिटवीन टू कोलिजन, ठीक है। इस वाले वॉल के बारे में बात करें, टकराया, फिर आ रहा है टकराने के लिए, तो मतलब कितने टाइम पे इस पे टकरा रहा है, इतने टाइम पे तो टकरा रहा है इस वाले वॉल से, ठीक। तो 1 सेकंड के लिए निकालिए, मेरे को 1 सेकंड के लिए चाहिए डेटा, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड। इतने टाइम में कितना कोलिजन हो रहा है, 1 कोलिजन ना,
ये चला गया यहाँ से पार्टिकल, फिर से सोचिए, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैकेनिक्स आ रही है ना, इसमें मैं इसको समझा रहा हूँ और कुछ नहीं। कि ये पार्टिकल गया, वहां से टकराया, अब हुआ कोलिजन, ठीक है। तो जो पहला कोलिजन हो रहा है कितने टाइम में हो रहा है? 12/bx में ना, एक कोलिजन के लिए वो इतना टाइम ले रहा है, ठीक है। तो कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है? 1 कोलिजन में। तो 1 सेकेंड में कितना होगा? डिवाइडेड बाय ये क्या है? ये नंबर ऑफ कोलिजन आया। आप लोग शांत रहिए, पीछे बताइए क्या आया? कि ये नंबर ऑफ कोलिजन आया कि चेंज इन मोमेंटम इन 1 कोलिजन आया? क्योंकि आपने इतने टाइम में कहा कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना मोमेंटम चेंज हो रहा होगा, ठीक है। ये किसके लिए निकाला है? एक पार्टिकल के लिए, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए। करते हैं डेरिवेशन, आप तो करते जाएंगे। ये तो एक पार्टिकल का आपने चेंज इन मोमेंटम निकाला इन 1 सेकेंड, n पार्टिकल्स के लिए। एक चीज और, जितने भी पार्टिकल्स हैं क्या सभी एक ही स्पीड से मूव कर रहे होंगे, या हर एक की स्पीड अलग अलग होगी? सेम होगी। आप लोग इतने सारे पार्टिकल्स हैं, मैंने बोला दरवाजा खोल दे के बाहर निकलो, तो आप लोग सब एक ही स्पीड में बाहर निकल सकते हैं क्या? क्योंकि आपस में तो टकराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक पार्टिकल तो है नहीं, और सभी पार्टिकल लाइन में तो चलेंगे नहीं, क्योंकि वो तो सब भागेंगे एक तरफ को, और भागेंगे तो टकराएंगे भी एक दूसरे से, ठीक। तो इसका मतलब जितने भी पार्टिकल्स हैं हर एक की जो स्पीड होगी वो क्या होगी? अलग अलग होगी। तो यहाँ पे आपने 1 सेकेंड में चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया, या आपने लिखा है mvx²। हाँ चलिए, मैं कह रहा हूं कि जो प्रोबेबिलिटी है तीनों डायरेक्शन में वो क्या है? सेम है। ये पहला एजम्पशन था मेरा, कि तीनों डायरेक्शन में पार्टिकल 100 मीटर पर सेकेंड से जा सकता था। मैं एक पार्टिकल के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक। तो जो पहला वाला पार्टिकल है वो 100 मीटर पर सेकेंड तीनों डायरेक्शन में जा सकता था। तो आपने क्या कहा कि यहाँ पे जो vx है और जो vy है और जो vz है, ये क्या है? मैग्नीट्यूड में सेम है किसी भी पार्टिकल के लिए, ठीक। अब अगर मैं किसी एक पार्टिकल के बारे में बात करूं, आपने कहा कि ये vx² है, तो इसका मतलब vx² इज इक्वल टू vy² इज इक्वल टू vz²। वही चीज है, इसी का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। 1 सेकेंड में आपने मोमेंटम चेंज निकाला एक पार्टिकल का, ठीक है, जो कि इस वाले बॉल से टकरा रहा है, ठीक। तो लेकिन वो पार्टिकल तो तीनों डायरेक्शन में जा सकता था ना, वो तो एक डायरेक्शन में तो जा नहीं रहा। मेरे को तो प्रेशर निकालना है इन अ कंटेनर, कि एक कंटेनर में कितना प्रेशर है, ठीक। अब यहां पर अगर मैं V1 के बारे में बात करूं, अब एक पार्टिकल पे आ रहा हूं मैं, तो V1 वाले पार्टिकल के पास कौन कौन सी वेलोसिटीज होंगी? Vx, Vy, Vz, हर एक का अलग अलग। Vx1, Vy1, Vz1, ठीक। उसी तरीके से V2 का, इसी तरीके से सभी n पार्टिकल्स का,
अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये भी स्क्वायर होगा, हर एक को ऐड करूं तो समेशन वी एन स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन वी एक्स स्क्वायर प्लस समेशन वी वाई स्क्वायर प्लस समेशन वी जेड स्क्वायर। ठीक है, अभी आपने क्या कहा कि तीनों क्या है, इक्वल है, तो क्या मैं इसको 3vx का स्क्वायर लिख सकता हूं? अभी तक हम लोग उसी पे हैं, एक पार्टिकल को मोमेंटम निकालिए, तो अलग से समझा रहा हूँ कि क्या क्या हो रही है, प्रेशर कैसे निकालें, ये तो प्रेशर तो पहुंच ही नहीं है। नोट कीजिए और सोचिए, यहां तक नोट कीजिए और सोचते जाइए कि प्रेशर कैसे निकालेंगे। बस 2 लाइन और लिखना है, आंसर पे पहुंच जाएंगे हम लोग। इसके आगे सिर्फ 1 लाइन और लिखनी है, 2 लाइन मैक्सिमम, प्रेशर आ जाएगा। हम्म, देखिए एफ एवरेज आपने कितना लिखा, एम वी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, तो एम अपॉन एल, तो मैं तो एक के कारण लिख रहा था ना, तो मेरे को तो हर एक पार्टिकल्स के कारण लिखना है, तो मैं यहाँ पे इसको क्या आगे क्या लगा दूंगा, ठीक है, मैंने समेशन लगा दिया कि मैं एक पार्टिकल नहीं हर एक पार्टिकल के कारण निकाल रहा हूँ। पहले तो एक पार्टिकल के कारण निकाला था आपने, अब आपने हर एक पार्टिकल के कारण वाले को समेशन लगा दिया। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, यही है ना, एफ एवरेज हर एक पार्टिकल के कारण, वी एक्स स्क्वायर क्या था, वी स्क्वायर ही लिखिए या वी एन स्क्वायर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, फोर्स ये आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको n से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और n से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, ये मास क्या था, एक पार्टिकल का, तो अगर मैं n इंटू m करूंगा तो टोटल मास आ जाएगा। ठीक, तो आपने इसको लिखा 1/3 m टोटल, v स्क्वायर, इसको देखिए इसका मतलब क्या होता है, सिग्मा v स्क्वायर, इसका मतलब v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये है क्या, वी आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, 1/3 m टोटल वी आर एम एस का स्क्वायर।
आखिरी में फॉर्मूला ही याद रखना है। अब वो एक फॉर्मूला है, क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, मेरे को क्वेश्चन होने से मतलब है। ये तो फोर्स आ गया, अभी तक तो हम लोग फोर्स पे ही हैं। प्रेशर क्या होगा? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स आपने निकाल लिया 1/3 m टोटल VRMS स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया। अब ऑलरेडी ले चुका, ये सब क्या है, तीनों वॉल्स के लिए ले चुका मैं, तभी तो लिखा इक्वल। अब क्या करूं? एक मिनट, एल भी है ना, ए इंटू एल, ये क्या आ जाएगा 1/3, बस ये याद रखना है, खत्म। डेरिवेशन का एक और आसान तरीका भी है। हाँ, तो उससे नहीं करवा रहा क्योंकि मेरे को फिजिक्स को इन्वॉल्व करना कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब P is equal to 1/3 रो VRMS स्क्वायर, यही है ना। अगर मैं VRMS लिखूं क्या हो जाएगा? 3P डिवाइडेड बाई रो, ठीक। P बाई रो अभी आपने निकाला था, P इज इक्वल टू रो RT बाई M, तो P बाई रो क्या हो जाएगा? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पे मास लिख लीजिएगा, किस में रहता है? केजी पर मोल में। M is in kg per mole, T is in temperature in Kelvin। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती फिर। एवरेज, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? क्या क्या? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। सोच लीजिए कौन सा मोस्ट प्रोबेबल है, कौन सा एवरेज है। एवरेज पक्का सोच लीजिए, पक्का। सही है, पक्का। याद करने का तरीका क्या? वी आर एम एस इज ग्रेटर देन वी एवरेज इज ग्रेटर देन वी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो 8/पाई की वैल्यू अप्रॉक्स कितनी आएगी? ठीक है, तो वो मोस्ट प्रोबेबल से क्या होगा? ज्यादा होगा। अरे ज्यादा होगा।
इसका भी डेरिवेशन है तो बोलिए करवाऊं। हिंट क्या, वो रिलेशन ही नहीं पता, इतना गंदा रिलेशन है ना, उसको जाके डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 2 बार, मैक्सिमम मिनिमा निकालेंगे तब जाके ये आता है। यूजफुल नहीं है कहीं पे भी, वो प्योर मैथ और केमिस्ट्री। बता रहा हूँ पहले नोट तो कीजिए। अभी तो सब चीजें सर के ऊपर से जा रही हैं, अभी 5 मिनट लूंगा, लगेगा कि हाँ पढ़ा, क्या पढ़ा और क्या याद रखना। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें, वी आर एम एस, वी एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का मतलब होता है, मैंने कहा कि यहाँ पे 100 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो उसमें से 10 पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहे हैं, 40 पार्टिकल आपके 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं, 15 पार्टिकल आपके 30 मीटर पर सेकंड से, 9 पार्टिकल ऐसे करके अलग अलग दिया। तो जिसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं उसको हम लोग कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। आगे देखिए, क्या लिखना है, सो रहे थे ना, क्या बोला अभी मैंने, तो मतलब सो रहे थे, क्या बोला, क्या बोला, हाँ अरुण बताइए। सभी पार्टिकल, तो किसको मैं मोस्ट प्रोबेबल कहूंगा? 100 पार्टिकल्स हैं, उसमें से मैंने कहा कि 40 पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं, और बचे वो जो 60 पार्टिकल्स, उसमें से 10 10 मीटर की से, दूसरे 10 12 मीटर प्रति सेकंड से, दूसरे 10 15 मीटर प्रति सेकंड से, लेकिन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो कितनी स्पीड से चल रहे थे? 10। तो कौन सा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हो जाएगी? 10। अब लिख लीजिए। ये तो मैथ्स में हम लोग निकालते हैं, जैसे कि मैथ्स में हम लोग क्या करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मीन वही एवरेज। चलिए, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा जो हमें याद रखना है? VRMS, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, 3RT/N, ठीक है, और प्रेशर, ये 2 चीजें याद रखनी है, और इसी पे बेस पे हमारे सभी न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, VRMS एक और था हमारे पास, एक और फॉर्मूला VRMS का क्या था, इसको भी याद रखिएगा। मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि प्रेशर को अगर इंक्रीज करूं तो VRMS, पहला ऑप्शन इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, कांस्टेंट रहेगा, या कांट से एनीथिंग। क्यों ऐसे दे देता क्वेश्चन में, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो देखिए क्वेश्चन में, इंजीनियरिंग का क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में ये, ठीक है, कि यहाँ पर आपको सिर्फ प्रेशर के बारे में कहा गया है, ठीक है, कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता, आपको ये पता है कि अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही होगी,
अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा होगा तो डेंसिटी भी डिक्रीज हो रही होगी, क्योंकि अभी आपने थोड़ी पहले कहा था प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। इसका मतलब पी अपॉन रो की जो वैल्यू है ये पी अपॉन रो, अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा, अगर ये डिक्रीज करे तो ये भी डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब जब तक मेरे को टेम्परेचर के बारे में कुछ ना कहा जाए मैं कुछ नहीं कह सकता कि वीआरएमएस आपका इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट है। तो हम लोग वीआरएमएस डायरेक्ट प्रेशर को देख के कभी भी कमेंट नहीं करेंगे। टेम्परेचर जरूरी है क्वेश्चन में, अगर टेम्परेचर गिवन होगा तभी आप लोग कोई भी चीज कमेंट करेंगे। लिख लीजिए रीजन। ओके, चलिए 10 मिनट का ब्रेक देता हूँ। थोड़ी सी अपनी शक्लों को सही कर लीजिए, मैं लिटरली नहीं पढ़ा पा रहा। चलिए, अभी आपने निकाला एवरेज प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर मैं इसको क्या करूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा 1/3। रो को क्या लिख सकते हैं, टोटल मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर 2 इंटू 2। पी को इधर, वी को इधर ले जाइए, तो पी वी इज इक्वल टू 1/3 इंटू 2। ये कितना हो जाएगा 1/2 एम टोटल इंटू वी आर एम एस स्क्वायर। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी वी को क्या लिख सकते हैं, एनआरटी। ये हो जाएगा 3/2 एनआरटी। हो गया। बेसिक ग्राफ थ्योरी, जैसा आपने पढ़ा होगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, इसके लिए अलग अलग ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग कहें कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस। पीवी ग्राफ आपको गिवन है क्या, तो टी कांस्टेंट हुआ, इसका मतलब पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो ये ग्राफ ऐसे आएगा, तो ये आपको दिया है ए टू बी। ठीक है, मैं एक प्रोसेस कर रहा हूँ जिसमें आपका ए टू बी आइसोथर्मल प्रोसेस, हम लोग ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं। अब मैंने कहा कि इसी प्रोसेस के लिए पीटी ग्राफ बनाना है और वीटी ग्राफ बनाना है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये होगा। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, टेम्परेचर कांस्टेंट है, हम लोग ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं। ए से बी की तरफ मूव करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो ये होना चाहिए ए टू बी, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो ए टू बी ये होना चाहिए। नोट करते जाइए, ये बेसिक है, इसके बाद न्यूमेरिकल करवा दूं जो एग्जाम में पूछे गए।
चलिए प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट इसका मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस। ये आपको दिया हुआ है ग्राफ, पीवी ग्राफ, यस है प्रेशर कांस्टेंट है ए टू बी। मेरे को बनाना है पीटी ग्राफ और वीटी ग्राफ। पासिंग थ्रू, प्रेशर कांस्टेंट है तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। हो गया? वॉल्यूम कांस्टेंट है आइसोकोरिक प्रोसेस। पीवी ग्राफ आपको ऐसा दिया हुआ है ए टू बी। मेरे को पीटी ग्राफ बनाना है और वीटी ग्राफ बनाना है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये आपका प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो लाइन है आपकी ओरिजिन से पास होगी कब, जब टेम्परेचर इन केल्विन हो, और नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट होगा कब, जब टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होगा। वो वैल्यू पुट करके निकाल के देखती है। इधर इधर नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट, अरे इसको मिला क्यों दिया, मैं डैश डैश बना रहा हूँ, मिलाते जा रहे हैं। ये भी है, ठीक है ना, वो गलती से प्रेशर वाला लिख दिया, प्रेशर कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है, सही था। वीटी ग्राफ वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये होगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, प्रेशर आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, हो गया। चलिए अब क्वेश्चन कीजिए। पीटी ग्राफ आपको दिया हुआ है, तो आपको पीवी ग्राफ और वीटी ग्राफ बनाना है, पीवी एंड वीटी, ये दोनों ग्राफ ड्रॉ करने हैं। पी और टी के बीच में ग्राफ भी बना आपको।
जानते हो घर पे फोन कर दीजिए कोई आके लेते जाएगा, ऐसे बैठने से क्या फायदा। देखिए स्टेप बाय स्टेप देखिए, मैं बता तो ही ना रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ देखिए स्टेप बाय स्टेप। अब जो अगला फिजिक्स का टेस्ट लूंगा आईटी वालों को, अगर 50 नंबर से कम आए मानना स्टार्ट कर दूंगा। इस चीज का ध्यान रख लीजिए। इस बार जो टेस्ट लिया था 50 नंबर हाईएस्ट है, वही थे ना, 85 थे ना आपके। और उसके बाद तो पता नहीं 35 नंबर, 20 नंबर, 9 नंबर ऐसे आ रहे हैं। जो भी हो इसलिए बोल रहा हूँ अगले टेस्ट में। अब टेस्ट में आप लोगों को बता दूंगा कौन से चैप्टर का ले रहा हूँ। ठीक है, चेक कर लीजिएगा सही बना है। पीवी ग्राफ, सबसे पहले देखिए ए टू बी टेम्परेचर क्या कांस्टेंट है, तो पीवी ग्राफ कैसा हो जाएगा आपका आइसोथर्मल। ए से बी जा रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ऐसे होता है ना आइसोथर्मल। उसके बाद से बी से सी प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट और टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा। उसके बाद C2A, C2A आपको स्ट्रेट लाइन कब मिलता है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आगे समझिए, सोचिए सोचिए, अभी तुरंत पढ़ा है। स्ट्रेट लाइन है ना, पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये कब बनेगा जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है पीटी ग्राफ। अगला क्या था, वीटी, ए टू बी टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, टेम्परेचर कांस्टेंट, अच्छा प्रेशर और स्ट्रेट लाइन, हाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये रहा स्ट्रेट लाइन। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पे आपका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बी टू सी प्रेशर कांस्टेंट है, तो मतलब कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इसलिए बाहर की तरफ जाएगा। अब C2A वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, यही बचा। अगर मैं ग्राफ की एनालिसिस करना चाहूँ तो फिर सर मेरे को किसी पर्टिकुलर टेंपरेचर पे दो प्रेशर मिलते हैं, इसका क्या रीजन है। किसी एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पे सर मुझे दो डिस्टिंक्ट प्रेशर मिलते हैं। अरे अलग अलग जो प्रोसेस हो रहा है ना, मैं ए से बी मैंने कंप्रेशन किया आइसोथर्मल प्रोसेस से, उसके बाद फिर मैंने ये क्या किया आइसोबेरिक प्रोसेस से इसको क्या किया टेम्परेचर वॉल्यूम को इंक्रीज किया, ये साइक्लिक प्रोसेस है, अलग अलग उस पे जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक और क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए और घर जाने के बाद दोबारा कीजिएगा। सेम सेम वही पीवी ग्राफ और वीटी ग्राफ,
मुझे 5 मिनट का टाइम दो ना, आराम से कीजिए, गलत मत कीजिए। तो अजीबो गरीब बना दिया, देखते हैं। नहीं सही नहीं लग रहा, शायद। हाँ कुछ ऐसे, वो भी ऐसे बना रहे। हाँ वो गलत, देखिए गड़बड़ हो रहा कहीं पे। देखिए एक पार्ट कर देता हूँ, पीवी ग्राफ। ए टू बी में टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब कि आइसोथर्मल प्रोसेस, और आपका प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज। ठीक है, ये ए टू बी, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है ना। अच्छा अच्छा, बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए बी टू सी में प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज। सी टू डी में टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। और उसके बाद ये ऐसे, आ गया समझ में। जीटी ट्राई कीजिए सभी लोग। क्या उपलब्ध हुआ, आप अपने में लगे रहती हैं कि कुछ भी लिखते रहो, बस टाइम निकल जाए, 2 घंटे क्लास ओवर हो जाए। थोड़ा गड़बड़ है सर, सही से स्केलिंग कीजिए, स्केलिंग सही होनी चाहिए। अरे अभी भी स्केलिंग सही नहीं है, अभी भी स्केलिंग सही नहीं है। अरे स्केलिंग सही नहीं है। अरे डायग्राम क्या है, ऐसा भी ऑप्शन मिल जाएंगे, बिल्कुल पास पास के डायग्राम मिलते हैं। ठीक है, 4 एक ही जैसे नजर आएंगे, तो स्केलिंग प्रॉपर नहीं हो तो पता नहीं चलेगा कौन सा सही है। आप लोग सोच सही रहे हैं लेकिन स्केलिंग सही से नहीं कर रहे बस। हाँ देखिए वीटी ग्राफ, यहाँ पे देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है पहले वाले में, तो ए टू बी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा,
उसके बाद V2C प्रेशर कांस्टेंट है, तो VT क्या ग्राफ क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। या आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ये होगा। ठीक, उसके बाद C2D में टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। उसके बाद D2A में प्रेशर कांस्टेंट था, वॉल्यूम आपका क्या हो रहा था, डिक्रीज। D2A, तो ये क्या होगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू। D2A या A2B, D2A, तो D2A में देखिए ये था प्रेशर कांस्टेंट है ना, प्रेशर कांस्टेंट है तो VT ग्राफ क्या बनता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो आप लोगों ने जो बनाया था ना वो ऑप्शन में 3 मिल जाते हैं, सेम। इससे बोल रहे हैं स्केलिंग बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं मंडे को। थोड़ा सा इसके चलिए एक क्वेश्चन और। नहीं, ये सब तो कन्वर्जन अब करते रहेंगे, इसके लिए थोड़ी ना। ये ग्राफ दिया हुआ है, कोई जरूरी नहीं है कि जो हमने पढ़ा है बस वही होते हैं प्रोसेस, कुछ भी हो सकता है। वो तो एक जनरलाइज प्रोसेस है, आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, आइसोकेरिक, ये सब आपके के जनरलाइज प्रोसेस है। मैंने एक ऐसा प्रोसेस लिया जिसमें आपका पीवी ग्राफ ये दिया हुआ है, आपसे पूछा गया ए टू बी मूव करूंगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा तब डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तब इंक्रीज होगा। टेम्परेचर के बारे में क्वेश्चन यही है, मुझे बता देता हूँ। क्या बता दूं, बोलिए, आप अपनी मर्जी से बोलिए। हाँ ले लीजिए भाई, -45 डिग्री पे है। कॉन्सेप्ट पहले लिखिए कि जब भी अगर कोई भी ऐसा ग्राफ दिया जाए, टेम्परेचर के बारे में पूछे तो मैं आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में सोचूंगा। अगर वॉल्यूम के बारे में पूछा जाए तो मैं आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में सोचूंगा। अगर प्रेशर के बारे में पूछा जाए तो मैं आइसोबेरिक प्रोसेस के बारे में सोचूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में पूछा जा रहा है तो इसलिए मैं किसके बारे में सोचूंगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब पहले, इससे पहले थोड़ा सा एक चीज करते हैं, जैसे कि मैंने कहा आपको आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए 2-3 ग्राफ दिए हुए हैं, एक ये ग्राफ है, एक ये ग्राफ है। मैंने कहा ये T1 टेम्परेचर पे है, ये T2 टेम्परेचर पे है। ठीक, दोनों आइसोथर्मल प्रोसेस हैं। T1 और T2 में कौन बड़ा है, PV, क्यों? देखिए ध्यान से कि अगर मेरे को जब ऐसे एनालिसिस करनी है, आपने क्या किया, कोई सा भी
या तो प्रेशर को कांस्टेंट कर दीजिए, या तो वॉल्यूम को कर दीजिए। जब भी एनालिसिस की जाती है आपने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया, तो मतलब कि प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया दोनों ग्राफ में। अगर दोनों ग्राफ के लिए प्रेशर कांस्टेंट रखना हो कि इसके लिए वॉल्यूम कितना आ रहा है V1 और इसके लिए वॉल्यूम कितना आ रहा है V2, प्रेशर कांस्टेंट है इसका मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कौन सा वॉल्यूम ज्यादा है, V2 ज्यादा है, इसका मतलब T2 विल बी ग्रेटर देन। तो लॉजिकली इसको मैं दूसरे तरीके से लर्न कैसे करूंगा कि अगर ये ओरिजिन से दूर जा रहा है टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद उस क्वेश्चन पे आते हैं वापस। आइसोथर्मल प्रोसेस में पहले तो ये लिख लीजिए जो हम लोग करते कैसे हैं, जो बेसिक है, और याद करने का तरीका क्या बताया कि अगर ओरिजिन से दूर भाग रहा है इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। इस क्वेश्चन में वापस आइए। अब यहां पे मैंने क्या किया, कई सारे आइसोथर्मल प्रोसेस बना दिए ऐसे। ठीक, ये आपका T1 टेम्परेचर पे, ये T2 टेम्परेचर पे, ये T3 टेम्परेचर। ठीक, अब मेरे को पता है कि कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, T1। मैं A से B मूव कर रहा हूं, अभी कौन से टेम्परेचर पे हूं, T3। अब फिर 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 तो क्या हो रहा है पहले, फिर आगे समझे। जाना चाहिए, क्यों, वर्कडन आता है। हाँ तो क्यों, हर एक के लिए अलग अलग होता है। सर मैंने ऐसा सोचा, आपके अकॉर्डिंग क्या, उसका आंसर अगली क्लास में दूंगा, क्योंकि अभी तो पूरा वर्कडन बचा हुआ है ना, हर एक प्रोसेस के लिए निकालेंगे। ये मेरे को ये पता ही नहीं है। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। अरे T3 से T2 पे आ रहे हैं, फिर T1 पे आ रहे हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना। तो उसके बाद फिर T1 से T2 जा रहे हैं, फिर T3 जा रहे हैं, फिर डिक्रीज हो रहा है। इसी पे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं इसी टाइप के। ये जैसे कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है पीटी ग्राफ, ये है कमेंट ऑन वॉल्यूम। के टू बी मूव करूंगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट है, इंक्रीज होकर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होकर इंक्रीज हो रहा है। अगर वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन करना है तो हम लोग कौन से प्रोसेस के बारे में सोचेंगे, आइसोकोरिक में पीटी ग्राफ क्या होता है, पीटी ग्राफ क्या होता है आइसोकोरिक में, ऐसे ही होगा ना, ऐसे बहुत सारे बना दिया आपने। ये आपने कहा V1 V2 V3 V4 इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम। जैसे ये पीटी ग्राफ दिया हुआ है, दो वॉल्यूम है, ये V1 है, ये V2 है, कौन सा वॉल्यूम बढ़ा है,
क्यों? क्यों? अच्छा ठीक है, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। आगे समझे? तो इन दोनों में कौन बड़ा है? तो वैसे यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो हम लोग वॉल्यूम क्या हो रहा है? जैसे करना है वैसे कर लीजिए, प्रेशर को कांस्टेंट ले लीजिए। आया समझ में? नहीं? क्यों? इससे पहले वाला आया नहीं? ए से बी मूव कीजिए, ए से बी मूव कीजिए। कौन से टेम्परेचर पे? पहले कौन सा टेम्परेचर है ग्राफ में देखिए। उसके बाद आगे बढ़िए, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज? उसके बाद आगे बढ़िए और आगे बढ़िए। उसके बाद अब क्या हो रहा है? तो कौन सा ऑप्शन है? आगे समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए हैं, ठीक है। अब इसे मैं अलग बना दें, मैं यहाँ पे वीटी ग्राफ ले लूँ और प्रेशर के बारे में पूछ लूँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टाइम पे इसका आगे क्वेश्चन करेंगे और